So yesterday I have tried to give you a complete 360-degree view of bailment. बेलमेंट क्या होता है, कितनी पार्टीज होती है, क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली होते हैं, ग्रेशियस बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू बेलर, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू बेली, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू बोथ, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी चीजें देखी थी अपन ने, दैट बेलमेंट किस किस तरीके से एक्सपायर होता है। एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये तो बेलमेंट में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, ठीक है। लियन का राइट जो होता है कि जब तक बेलर बेली में से बेली जिसके पास में गुड्स रखाए गए हैं उसको उसके मुतल्लिक पैसा नहीं मिलता है अपने काम के लिए, तो वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ये छोटी छोटी बातों का एक ओवरव्यू देखा था, आज से डिटेल में देखना चालू करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेलमेंट में। बेलमेंट में से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ये बात ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। देखो मैंने जो डेफिनेशन थी उसको पार्ट्स में तोड़ के डिवाइड करके और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप लोग को समझ में आए चीज क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। बेलमेंट में होता क्या है रे कि सर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स का पोजेशन या डिलीवरी देता है, और लेकिन ओनरशिप नहीं देता है, किसी पर्पस के लिए देता है। अपॉन दी एग्रीमेंट दैट जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स या तो रिटर्न बैक हो जाएंगे या फिर डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे एज पर हिज डायरेक्शंस। तो आइए, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे देखो बोल्ड किया है जो चीज जरूरी है। सबसे पहली बात डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, डिलीवरी यानी गिविंग ऑफ पोजेशन। कल मैंने आपको बताया था ना कि डिलीवरी दो तीन तरीके से हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, ध्यान रखना इस चीज को। सो डिलीवरी ऑफ क्या चीज? ऑफ गुड्स। कि सर गुड्स हमने कहां पर पड़े हुए हैं? अंडर सेल ऑफ आई एम सॉरी, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपन ने गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मूवेबल आइटम्स। तो डिलीवरी ऑफ मूवेबल आइटम्स फॉर सम पर्पस, ठीक है। तो दो बातें तो यहां से निकल के आ गई कि सर एक तो डिलीवरी होनी चाहिए, गिविंग ऑफ पोजेशन होना चाहिए, ठीक है, किस चीज का? कि सर गुड्स का होना चाहिए, बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एक बंदा दूसरे बंदे को डिलीवरी ऑफ गुड्स देगा बाय वन पर्सन टू अनदर। किस लिए देगा? कोई पर्पस के लिए देगा, जैसे कि टेलरिंग करना, उस ड्रेस मटेरियल में से ड्रेस स्टिच करना, या फिर सेफ कस्टडी के लिए देना वगैरह वगैरह, या फिर रेंट पे देना, या फिर अपने फ्रेंड को मदद करना, किताब देना फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ ले भाई तू, कोई पर्पस के लिए दिया जाता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी नंबर वन ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सब किया जा रहा है, गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं किसी पर्पस के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी प्रेजेंट, जो कि हमने चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किए हुए हैं। दैट द गुड्स शैल, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, दैट द गुड्स शैल, जब गुड्स, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो पर्पस पूरा हो गया जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए थे, बी रिटर्न्ड, या तो रिटर्न कर दिए जाएंगे, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। या फिर मैंने कहा कि मेरे जो गुड्स आपके पास में अब काम पूरा हो गया, तब आप वो गुड्स मिस्टर एक्स को दे दीजिए, तो जिस हिसाब से बोला गया है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आई होप अब तुमको लर्न हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज को इससे ज्यादा तोड़ के इससे ज्यादा डिटेल में कोई भी नहीं समझा सकता है। सो ये इसको लर्न कर लेना। What is bailment? Bailment is delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall be either returned back or disposed of as per the directions of the person delivering them, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट अपने आपके साथ में मैं काफी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे टेलर को हमने माल दिया, गोल्ड स्मिथ को हमने गोल्ड दिया कि ये मेरा गोल्ड है, आप इससे
मेरे लिए नया ऑर्नामेंट्स, ये मेरे को डिजाइन पसंद है, इस हिसाब से बना दीजिए। तो गोल्डस्मिथ को जब हमने गोल्ड दिया तो वो एक तरीके का बेलमेंट हो गया, क्योंकि ये सारी बातें ऊपर की पूरी होती हैं। पर्पस डिलीवरी ऑफ गोल्ड बाय 1% टू अनदर फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या, उसमें से नेकलेस बना के निकालना, कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स रिटर्न होंगे वगैरह वगैरह। कार गैराज मैकेनिक, कार रिपेयर होने के लिए आपने मैकेनिक को दी है, पर्पस क्या है, रिपेयर करने का। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1% टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट, कार रेंटल पे कार ली गई है। बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये बात ध्यान रखना। ऊपर ये कहीं भी नहीं आया है कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन के साथ में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। तो ये नीचे से अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, क्योंकि यदि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो वो क्या बन जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है रे, इसलिए केवल पोजेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज क्लियर। इसमें सेक्शन 148 ध्यान रखना, यदि बेलमेंट को कवर अप करने के लिए आ जाए तो हम लोग को ये ध्यान रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्टीज टू बेलमेंट। पार्टीज टू बेलमेंट कौन कौन होते हैं कि सर बेलर और बेली। बेलर जो अपना गुड्स, मतलब जो डिलीवर कर रहा है गुड्स को। बेली जिसको गुड्स डिलीवर किया जा रहा है। कुछ समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लीगल रूल्स या असेंशियल एलिमेंट्स क्या, या क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। लेट अस टेक देम, स्टार्ट टेकिंग देम वन बाय वन। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिसके अंडर गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट जिसके अंडर गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है। तो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। एक्सेप्शन एक ही है कि सर हमने पढ़ा है बेलमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, जैसे कि झील को ड्रेस सिली हुई मिलेगी और टेलर को उसके वेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ। लेकिन ग्रेशियस बेलमेंट में केवल एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। इवन आपको याद आना चाहिए, मैंने जब आपको कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3, तब आपको ध्यान होना चाहिए दैट वहां पर अपन ने एक्सेप्शंस पढ़े थे टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक रूल क्या है, यदि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहां पर अपन ने 6 या 7 एक्सेप्शंस पढ़े थे जहां पर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस केवल एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन था, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कौन बताना स्टार्ट करेगा वो 6 या 7 एक्सेप्शंस क्या थे? व्हाट वर दोस 5 और 6 और 7 एक्सेप्शंस? सबसे पहला, गिफ्ट। मंशा बोल सेकंड। Natural love and affection. एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वेरी गुड मंशा, पढ़ना चालू कर दिया है या फिर मेमोरी बहुत अच्छी है, जो भी है उसके लिए वेरी गुड। नेक्स्ट, गिफ्ट्स, एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। झील मैडम बताओ एक। नहीं आता। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज, याद आ रहा है? फादर साहब मर रहे हैं, मरने से पहले अपने फ्रेंड को ट्रस्टी बना के गए कि मेरा बेटा जब 21 साल का हो जाए तब उसको ये मेरी प्रॉपर्टी तब हैंड ओवर कर देना, तब तक तुम संभालना, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में फादर के लिए भले ही कुछ नहीं था तो भी। नेक्स्ट, हाँ ईशा वांगड़ एक बताइए। हम्म, Charity. चैरिटी। चैरिटी वाला गुगली पॉइंट है। चैरिटी वाला क्या गुगली पॉइंट है? मैंने किसी को चैरिटी देने का वादा किया तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे को बोले आपने वादा किया लाओ पैसे लाओ, मैं देने को बाध्य नहीं होगा। लेकिन मैंने किसी को
1000 रुपए रिपेयर के लिए चैरिटी देने, मंदिर के रिपेयर के लिए चैरिटी देने का वादा किया, उस बेसिस पे उसने लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली 1000 रुपए की, तो फिर अब भले ही उससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चैरिटी। और क्या पॉइंट्स थे, जल्दी बताओ भाई। हाँ कनक बोल। तो बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट, यस बेलमेंट, सारे तरीके के नहीं, वहां मैंने आपको पढ़ाते हुए समझा दिया था कि ग्रेशियस बेलमेंट, तो वहां पॉइंट यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि वहां भी एक पॉइंट अपन ने देखा था। अब लास्ट पॉइंट कौन सा बच गया, एक और पॉइंट है ना। यस ईशा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स, वेरी गुड। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स में क्या होता है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड, पुराना डेट चुकाना था वो टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि उसको वसूलने के लिए मैं टाइमली कोर्ट में नहीं पहुंचा। अब थोड़े टाइम बाद मिस्टर एक्स की माली हालत से ही उन्होंने खुद ने ही वादा कर दिया, यार वो पैसा आपका पड़ा है मेरे पास में, मुझे देना है। तो सर ये सब बिल्कुल, अब यहाँ पर भले ही आज इधर से इधर कंसिडरेशन नहीं है, केवल इधर से इधर जाए तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये ट्रस्ट और चार्ज मैंने सही पॉइंट बोला या गलत पॉइंट बोला, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज, ये सही है या गलत है, सोचो, गलत तो नहीं घुसा दिया इसको यहाँ पर, या कोई और पॉइंट था। अच्छा, इन सब के केस लॉज भी ध्यान रखना, केस लॉज भी ध्यान रखना। सर ये था फैमिली सेटलमेंट और अरेंजमेंट, वो था, या मैं दो चीजों को मिला रहा हूँ, सोचना ये ट्रस्ट और चार्ज यहाँ पर सही घुसाया है या नहीं। चलिए अभी अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, ग्रेशियस बेलमेंट पे, कि सर ग्रेशियस बेलमेंट ऐसा है जिसमें, यस somebody has written कि सर ये ट्रस्ट और चार्ज वाला सही नहीं है पॉइंट। एग्रीमेंट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, एजेंसी के लिए दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले ये जरूरी नहीं है, ये ट्रस्ट और चार्ज दूसरे का पॉइंट था, यहाँ पर मैंने गलत घुसा दिया। एजेंसी, एजेंसी के लिए दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले ये कोई जरूरी नहीं है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एजेंसी का। ठीक है, सो आइए, पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि बेलर, ग्रेशियस बेलमेंट जो है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नंबर वन, एक अकेला पार्टी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था कि मैं आपको गुड्स दूंगा और आप उसे वापस रिटर्न करोगे, गुड्स किसी पर्पस के लिए, ठीक है, पर्पस के अलावा यूज नहीं करोगे, ऐसे सारे उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कि सर फिर पर कंसिडरेशन का एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है ग्रेशियस बेलमेंट के लिए, ठीक है, उसके अलावा सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट या लीगल रूल क्या है बेलमेंट का, सर देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट और देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, नंबर वन। एक्सेप्शन, कि सर कंसिडरेशन वाला एलिमेंट हो नहीं हो जरूरी नहीं है। सेकेंड, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, देखो एक बंदे से, हाँ रिया क्या हुआ। सर मेरे को खाली डाउट है कि ये जो बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं वो हाँ, ग्रेशियस के लिए है कि नॉन ग्रेशियस के लिए? मैंने ऐसा तो कुछ आपको बाइफरकेशन तो किया ही नहीं कि मैं ये ग्रेशियस के लिए पढ़ा रहा हूँ या नॉन ग्रेशियस के लिए, चाहे ग्रेशियस के लिए हो चाहे नॉन ग्रेशियस के लिए हो, असेंशियल एलिमेंट्स तो है ही ना। और जहां वो असेंशियल एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शन आ रहा है वहां मैं आपको समझा दूंगा कि ग्रेशियस में ये नहीं लगा है, बाकी तो ये सबके लिए है। नॉन ग्रेशियस, ग्रेशियस में भी मैंने तेरे को माल दिया, तू मुझे वापस उसे रिटर्न करेगी, तो सर ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये ग्रेशियस बिलमेंट है, तो इसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो ये जरूरी नहीं है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई बाइफरकेशन आएगा ना तो मैं आपको खुद पॉइंट पे ही बता दूंगा, अदरवाइज सबके लिए है। नेक्स्ट, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स इज नेक्स्ट अनदर एसेंशियल एलिमेंट। बेलमेंट हमेशा मूवेबल आइटम या गुड्स का ही होता है। गुड्स क्या होते हैं ये हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर पढ़ा हुआ है। पूछो क्या गुड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कौन बताएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये बता रहा है 90 दिन बाद अपने एग्जाम है, आफ्टर 90 days वी आर हैविंग आवर एग्जाम्स, 90 days में से तुमको 75 days से ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे नहीं, 15 दिन एट एनी कॉस्ट खराब होगा ही होगा। ठीक है,
तो 75 डेज बाद जो अपने लाइफ का एक मेजर एग्जाम है, उसके लिए तुम लोग कितने तैयार हो, ये मैं बीच बीच में समझ ले रहा हूँ कि कंसिडरेशन वाला चैप्टर में से उठा के पूछ लिया। अभी मैंने आपसे पूछा कि सर गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो सर ब्लैंक नहीं रहना है मैम, आपको आप सबको एक काम करना है कि सर जो पढ़ा है, सर अपनी तरफ से दिन के 2 घंटे आपको कमिट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर वापस कर रहे हैं, आपको अपने लिए खुद को दौड़ना पड़ेगा। और कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछने चालू कर दिए हैं, वो दौड़ रहे हैं, मैं उनको अलग से दिन में 2 घंटे के अलावा वो लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं कि सर मुझे ये डाउट है, आप क्लास के पहले बाद में जब आपको टाइम हो या अदरवाइज आप मुझे बता दो। तो जब कुछ दौड़ सकते हैं तो सारे दौड़ सकते हैं ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट ऐसा है जिसमें टीचर जितना भी चाहे आपको स्पून फीड ज्यादा नहीं कर सकता, आपको खुद को भी अपने लिए दौड़ना पड़ेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट 90 डेज में से 75 डेज मान के चलो कि अब 75 डेज ही बचे हैं, ये मतलब आज तुम इन 75 या 90 डेज में जो भी करोगे ना, 75 डेज में तुम्हारी लाइफ के अगले 40 इयर्स कैसे होने वाले हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा बेटा, कि तुम केवल किचन में दिखोगे या फिर किचन के अलावा ऑफिस में भी दिखोगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा तुमने इन 75 डेज में क्या किया, अभी अभी 75 डेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ माई स्टेटमेंट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ लो, केवल किचन में दिखना है या किचन के अलावा ऑफिस में भी दिखना है, ये अभी 75 दिन में तुमने क्या किया उस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। यहाँ फेल हो गए कई बच्चे तो यही छोड़ देंगे, कई बच्चे इंटर में छोड़ देंगे, इंटर का अभी बाद में सोचेंगे अपन, अभी 75 डेज इमीडिएटली क्या करना है वो सोच लेना, क्योंकि उस पर तुम्हारी लाइफ के नेक्स्ट 40 इयर्स डिपेंड करने वाले हैं कि तुम क्या करोगे। नेक्स्ट, तो सर बेलमेंट जो है वो मूवेबल आइटम्स का है, कहने का मतलब ये था खुद से भी थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पढ़ना चालू करो, खुद से भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना चालू करो, खुद से भी एलएलपी पढ़ना चालू करो, ठीक है। या फिर इतना तो कर ही सकते हो कि मैं आपको बेलमेंट पढ़ा रहा हूं तो आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना चालू कर दो, ठीक है। उससे तुमको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नोट्स तो मैंने ऑलमोस्ट एजेंसी को छोड़ के सारे मैं तुमको दे ही चुका हूं, तो उससे तुम पहले से पढ़ के आओगे ना तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, इतना तो अपन कर सकते हैं। साथ में 10 मिनट पार्टनरशिप उठा के देख लिया, 10 मिनट सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठा के देख लिया, ठीक है, डू दैट, करने की जरूरत है। जिस सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना, मैं ये नहीं बोलता कि एक ही एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो दूसरे में फेल हो जाओ, ऐसे से काम नहीं चलेगा, सबको अपना प्लानिंग बना के थोड़ा थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट, तो सर सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। सर बेलमेंट हमेशा मूवेबल आइटम का ही होता है, ठीक है। मूवेबल आइटम क्या सर, गुड्स एज डिफाइंड अंडर से होगा, तुमको याद आना चाहिए हमने गुड्स को किस तरीके से डिफाइन किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर गुड्स को डिफाइन किया था कि सर हर वो चीज, गुड्स इंक्लूड ऑल मूवेबल आइटम्स नंबर 1, प्लस ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड, जो लैंड से फिक्स हुई है बट एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सेल, यानी जिसे हमने काट के देने का वादा किया है वो भी मूवेबल आइटम हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था अपन ने। यस सर, हर मूवेबल आइटम, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, की सर पेड़ को या फसल को काट के देने का वादा किया है, अभी वो भले ही जमीन से जुड़ी हुई है तो भी वो गुड्स में आ जाएगी क्योंकि काटने के बाद वो मूवेबल आइटम हो जाएगी। प्लस हमने वाटर को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, अपन ने एक डायग्राम, एक टेबल बना के पढ़ा था, याद करो, ठीक है। वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स में माना है। हमने मनी को 2 एस्पेक्ट से देखा है, एक तो जो एंटीक कॉइन्स होते हैं, पुराने सिक्के जो होते हैं अकबर के जमाने के या अंग्रेजों के जमाने के, सर वो तो गुड्स हैं, लेकिन जो लीगल टेंडर वाला मनी है जो कि अभी अभी जो नोट्स चल रहे हैं सर वो गुड्स नहीं होगा, ठीक है। याद आ रहा है, काफी चीजें पढ़ी थी, क्या क्या गुड्स में आएगा क्या क्या गुड्स में नहीं आएगा, ध्यान करना, जाके रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेलमेंट इज ओनली ऑफ मूवेबल आइटम्स एज डिफाइंड इन होगा।
डिलीवरी होनी चाहिए या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना चाहिए। सर डिलीवरी अपन ने पढ़ा था, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। डिलीवरी या पोजेशन कैसे भी हो, बस पोजेशन मिलना चाहिए सामने वाली पार्टी को उसका, चाहे वो एक्चुअल डिलीवरी के थ्रू हो, फिजिकली पोजेशन उठा के दे दिया, चाहे वो सिंबॉलिक डिलीवरी के थ्रू हो, जिधर मेरा माल पड़ा था उस गोदाम की चाबी दे दी, ठीक है। और पर डिलीवरी का इफेक्ट क्या आना चाहिए कि सर वो जो गुड्स है ना वो उसके कंट्रोल में आ जाने चाहिए। यस, डिलीवरी ऑफ गिविंग ऑफ पोजेशन का इफेक्ट क्या आना चाहिए, गुड्स बेलर से बेली के कंट्रोल में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको काफी जगह ऐसे भी बताऊंगा जहां हमने सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी है लेकिन गुड्स जो है वो सामने वाले के पोजेशन में आए ही नहीं है, या माल का फिजिकल पोजेशन दे दिया लेकिन वो सामने वाले के कंट्रोल में आए नहीं है, तो फिर वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। और जब डिलीवरी नहीं मानी जाएगी तो बेलमेंट नहीं माना जाएगा। अभी नीचे में ये 3-4 एग्जांपल ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, इसीलिए डिटेल में नोट्स बनाए हैं। क्या बेलमेंट में डिलीवरी होनी चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी कर फिजिकल पोजेशन उठा के दे देना जिससे कि गुड्स आपके कंट्रोल में आ जाए। सिंबॉलिक डिलीवरी, उस गोदाम की चाबी दे देना जिससे कि गुड्स आपके कंट्रोल में आ जाए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कि सर कल बताया था ना कि ये गोदाम का ओनर है, गोडाउन का ओनर है, इसने मिस्टर एक्स के माल के लिए आपको एक्नॉलेज कर दिया कि आई एम नाउ होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ। तो दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कैसे भी आपके पोजेशन में आ जाना चाहिए जिससे कि उन गुड्स के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए। आइए एग्जाम्पल देखना चालू करते हैं। रिया, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़। He parks his car and gives the keys to watchman. This is a bailment due to symbolic delivery, but if V keeps the keys with himself, it will not be a bailment. देखो, वी, मिस्टर वी, he parks his car and gives the keys to the watchman। मैंने एक गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई और यहाँ पर वॉचमैन बैठा रहता था, उसको इस गाड़ी की चाबी दे दी। ये तो बेलमेंट है, बिल्कुल। मैंने ये गुड्स यहाँ पर पार्क किए और उस गुड्स की चाबी, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई? यस सर, उस गुड्स के ऊपर कंट्रोल आ गया, कार के ऊपर कंट्रोल आ गया वॉचमैन का। कार के फिजिकल पोजीशन पे उस चाबी जिसके पास में होगी वो हिला लेगा, उस गाड़ी को इधर उधर कर लेगा, ठीक है। तो मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी के थ्रू मैंने चाबी उसको दे दी, तो मेरी कार का कंट्रोल भी उसके पास में आ गया, पोजीशन उसके पास में आ गया। तो मैं इसको क्या मानूंगा, बिल्कुल बेलमेंट है। यहाँ पर क्या पर्पज है कि यार सेफ कस्टडी है, लेकिन दिस इज, ये तो अभी तक बेलमेंट है ड्यू टू सिंबॉलिक डिलीवरी। बट यदि मैंने कार आपके प्रेमाइसेस में पार्क तो कर दी लेकिन उसकी चाबी मैं खुद लेके निकल गया, तो यार गुड्स का फिजिकल पोजीशन भले ही यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन क्या उस गुड्स के ऊपर कंट्रोल वॉचमैन का आएगा? क्या नहीं आएगा। तो जब मैंने कंट्रोल आपको दिया ही नहीं तो क्या वो बेलमेंट होगा? पोजेशन डिलीवरी सही में आपके पास में आई? क्या नहीं आई सर। बट इफ वी कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ आफ्टर पार्किंग, इट विल नॉट बी अ बेलमेंट, क्योंकि वो पोजेशन उस तक गया ही नहीं है। पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन डिलीवरी का कंट्रोल उसके पास में गया ही नहीं है, तो ये कोई बेलमेंट नहीं हुआ। यदि मैंने कार तो आपके प्रेमाइसेस में पार्क कर दी लेकिन चाबी आपको नहीं दी, तो ये कोई बेलमेंट नहीं होगा। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यस, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, सब आई ओपनर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ दिया। Depositing currency notes in a bank, it is not a bailment as currency notes or money are not goods as per SOGA. Also, same currency notes are not returned to depositor by the bank. सबसे पहली बात तो हमने जो लीगल टेंडर होता है, जो पैसा करेंसी नोट्स जो होता है, हमने उसको कभी गुड्स माना ही नहीं है। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने लीगल टेंडर या मनी को कभी गुड्स माना ही नहीं है। हमने कौन से मनी को गुड्स माना है? पुराने एंटीक सिक्के, करेंसी कॉइन्स या नोट्स, उनको माना है। तो आप यदि अपना पैसा यदि अपने बैंक में जमा करा रहे हैं, वो कोई बेलमेंट नहीं होता है। नंबर 1, बेलमेंट की एक, क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है, और बेलमेंट किसका होता है? हमेशा गुड्स का होता है। नंबर 2 कि सर
बेलमेंट का एक कायदा है, जो माल दिया गया था वही रिटर्न करना होता है, जो माल दिया गया था वही रिटर्न करना होता है। जब आप बैंक में नोट जमा कराते हो तो क्या सेम सीरियल नंबर वाले नोट्स आपको वापस दिए जाते हैं क्या, कि भाई ये इनके हैं तो ये इन्हीं को लौटाना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए वो कोई वैसे भी बेलमेंट नहीं है। डिपॉजिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इन अ बैंक इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ बेलमेंट, रिमेंबर, ड्यू टू टू रीजंस जो मैंने आपको अभी बताए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 दिया। Keeping of ornaments or valuables in a bank locker, it's not a bailment as there is no transfer of possession, that is delivery of ornaments or valuables. Where a person is in custody without possession, he does not become a bail. Where a person is in custody without the possession, कस्टडी में तो पड़ी है, वही कार वाला एग्जांपल, कार वॉचमैन की कस्टडी में तो पड़ी है, लेकिन उसका पोजेशन वॉचमैन के पास में नहीं आया क्योंकि चाबी मैं खुद लेके चला गया गाड़ी का, तो क्या पोजेशन उसके कंट्रोल में आया? नहीं आया। ठीक है, तो फिर वो कोई बेलमेंट नहीं होता। उसी तरीके से आप बैंक में सभी जने अपनी मदर के साथ में या फादर के साथ में कभी ना कभी गए होंगे बैंक में, लॉकर में कुछ ना कुछ रखाने के लिए। ठीक है, तो अब ये बैंक का लॉकर है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे वॉल्ट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें से एक लॉकर हमारी मंशा का है। ठीक है, मंशा ने सोना भर रखा है इसमें, लेकिन मंशा ने इस पे लॉकर पे ताला लगाया, उसकी चाबी जो है ये मंशा खुद के पास में लेके चली जाती है। ऐसा होता है ना, कि ऐसा थोड़ी करते हो कि ये लॉकर है, लॉकर में सामान रख दिया और चाबी बैंक वाले को दे दी। क्या आप ऐसा करते हो? नहीं, कभी नहीं करते हो। या तो दो कीज होंगी, एक आपकी और एक बैंक वाले की, दोनों साथ में लगा के घुमाएंगे तभी ये ताला खुलेगा। या फिर कैसा भी हो, सिंगल ताला हो जिसकी चाबी आप ले गए, या डबल ताला हो एक जिसमें एक चाबी बैंक वाला लगा रहा है एक आप लगा रहे हो, दोनों जब एक साथ घुमाएंगे तभी खुलेगी। तो भी आपकी परमिशन के बिना वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता ना, आपके आने के बिना। ठीक है, तो क्या आपने गुड्स भले ही यहाँ पर पोजेशन में रखा दिए, लेकिन गुड्स भले ही आपने यहाँ पर फिजिकली रखा दिए, लेकिन क्या उन गुड्स पे कंट्रोल उसका आया, पोजेशन में सही में आए? नहीं आए। ये देखो वापस, it's not a bailment as there is no transfer of possession of ornaments or valuables। सर, वो आपने भले ही वहां पर रख दिए लेकिन उनका पोजेशन आपने बैंक वाले को नहीं दिया है। इसलिए बैंक में जब लॉकर में आप सामान रखते हो तो वो बेलमेंट नहीं होता है। सो वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट द पोजीशन, he does not become a bailee because it is not a contract of bailment. For the contract of bailment, delivery or transfer of possession is one of the important aspect। कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, अपना खुद का दिमाग लगाना है, कहां पर बेलमेंट होगा कहां पर नहीं होगा। समझ में आ गया? यस, चलिए नेक्स्ट। पर्पस, थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है कि सर किसी पर्पस के लिए गुड्स दिए जाते हैं। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस। लाइक मैंने अपनी बाइक आपको दी, पर्पस था आपको राइडिंग करनी थी, जब आपका खत्म हो जाएगा पर्पस आप मुझे दे देंगे। लाइक मैंने अपना टीवी आपको दिया, रिपेयर के लिए दिया, फॉर सम पर्पस। ठीक है, मैंने अपना ड्रेस मटेरियल आपको दिया, किस लिए दिया? फॉर उसमें से एक शर्ट सिल के देने के लिए, तो पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स चौथा असेंशियल एलिमेंट है कि जब पर्पस फिनिश हो जाए तो उन गुड्स को या तो रिटर्न करना पड़ेगा वापस मेरे को, बेलर को, या फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस के या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ गुड्स या डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एज पर माय डायरेक्शंस, येट अनदर एसेंशियल एलिमेंट। Goods to be returned in the same form or in the altered form as per bailor's direction। सेम फॉर्मेट में सेम वापस चाहिए, या फिर शर्ट ड्रेस मटेरियल में से अल्टर्ड फॉर्म शर्ट सिला हुआ चाहिए, ये मेरे डायरेक्शंस पे निर्भर करेगा। ठीक है, सो रिटर्न या डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एज पर माय डायरेक्शंस। गुड्स शुड बी रिटर्न आइदर इन द सेम फॉर्मेट और इन द अल्टर्ड फॉर्मेट, जो भी जिस भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड, कि यार तूने मुझे ये दिया था वो तो पता नहीं अभी कहाँ है, तू मेरा ले जा, तो बेलमेंट खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेम गुड्स नीड्स टू बी, और सेम गुड्स इन द अल्टर्ड फॉर्म नीड्स टू बी रिटर्न्ड बैक। नॉट दूसरा, ऐसा नहीं कह सकते मंशा ने अपना 50 किलो चावल रिया के पास में रखाया,
तो रिया उसको दूसरा गुड्स दे देगी, वो नहीं चलेगा, वही वाली बोरी वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, क्या तुमको बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गए? इजी है ना? देखो कंसेप्ट वाइज चलोगे सबको सब कुछ समझ में आएगा, कंसेप्ट वाइज नहीं चलोगे तकलीफ होगी। ईशा मैडम, ईशा शेट्टी, हाँ सर। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ। ठीक है, तो वीडियो ऑफ क्यों है रे? झील मैडम, झील ने तो सबसे अच्छी टेक्निक लगाई, शी इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा ब्लर करके बैठ जाती है। ठीक है, कोई देखे नहीं देखे किसको फर्क पड़ता है। चलिए, लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट कितने टाइप्स का होता है। देखो ये मैं ऊपर आपको यहाँ समझा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ बेलमेंट या काइंड्स ऑफ बेलमेंट, दो तरीके से अपन टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं कि सर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कितनी पार्टीज को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कि सर किसको बेनिफिट मिल रहा है, इस बेसिस में हमने डिवाइड किया। फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, केवल बेलर के बेनिफिट के लिए, जैसे कि मैंने अपने वैल्यूएबल आइटम सेफ कस्टडी के लिए अपने नेबर के पास में रखा दिए, बाकायदा उसको कंट्रोल दे दिया। ठीक है, विदाउट चार्ज ना, ठीक है मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ यार, ये मेरे वैल्यूएबल तुम रखो, घर में चोरी वोरी हो जाए तो पीछे से ये तो सेफ रहे, तो विदाउट चार्ज मैंने यदि उनको दे दिया है, उन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया है, तो ये ग्रेशियस बेलमेंट है एक तरीके का। नंबर वन, ग्रेशियस नहीं तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। कुछ बेलमेंट ऐसे होते हैं विच आर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, केवल बेली के बेनिफिट के लिए होते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसने मेरे से एक किताब मांगी कि यार तू नहीं पढ़ रहा है तो मेरे को दे दे, तो मैंने उसको दे दी, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। सर इसमें इसका बेनिफिट है, पहला जो सेफ कस्टडी के लिए मैं आपके पास में रखा के जा रहा था उसमें मेरा बेनिफिट था, अभी वाले में किताब पढ़ने के लिए चाहिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। तुम पुणे के घूमने के लिए गए हो, तुमने अपने फ्रेंड से स्कूटर पूरे दिन के लिए उधार पे लिया, तो सर इट इज अ बेलमेंट विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, जिसको गुड्स दिया गया है उसके लिए। तो ये दोनों तो आ जाएंगे ग्रेशियस बेलमेंट में, जहां पर केवल एक पार्टी का बेनिफिट है, दोनों पार्टीज को बेनिफिट नहीं है, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं है। तीसरा, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, गिविंग अ लैपटॉप फॉर रिपेयर, तो लैपटॉप रिपेयर करने वाले को भी कुछ मिल जाएगा और मेरे को भी लैपटॉप रिपेयर हुआ हुआ मिल जाएगा। तो ये नॉन ग्रेशियस का एग्जाम्पल है। ग्रेशियस बेलमेंट दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ नहीं होता है, केवल एक पार्टी के लिए होता है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट सर दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, इस तरीके से टाइप्स ऑफ बेलमेंट हमने कैटेगराइज कर लिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, इसको ध्यान रखना, ये सारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो एक काम करो आप लोग, वापस सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कर लो, तो इनका एक अलग से टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, वीडियो बन जाएगा, सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो।